सबसे पहले बात करेंगे आज उस पहल की जिसके चर्चे पूरे देश में आज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आज इतिहास रचा है। आज का दिन महिलाओं के नाम रहा। यूपी विधानसभा की कार्रवाई में आज के दिन महिलाएं ही छाई रहीं। महिला विधायकों को आज प्रश्नकाल के बाद बोलने का मौका दिया गया। एक महिला विधायक के लिए कम से कम 3 मिनट और अधिकतम 8 मिनट का टाइम रखा गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनकर आई महिलाओं ने अपने मुद्दे रखे। इसमें तकरीबन आपको बता दें पक्ष और विपक्ष की महिला विधायक सभी शामिल हुई। वैसे अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला विधायकों की बात की जाए तो 403 सीट वाली विधानसभा में कुल 47 महिला विधायक हैं और अगर योगी सरकार के मंत्रिमंडल की बात करें तो 5 महिला मंत्री योगी सरकार में मंत्री हैं। इस मानसून सत्र ने जो 18वीं विधानसभा 22 सितंबर को है, इसने देश ही नहीं दुनिया का भी मानसून बदला है। महिलाएं क्या होती हैं ये तो प्रत्येक घर में रहने वाले लोग सब जानते ही हैं। मैं समझती हूँ, अपनी 4 लाइनें कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। कहते हैं कि हंसकर सह जाऊं कष्टों को, वो अंतर शक्ति जगाने दो, मत करो भ्रूण हत्या मेरी, वो बंद कली खिल जाने दो, बस इतनी विनती है माँ दुनिया में मुझको आने दो, जीने का अधिकार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो। तो मेरा सीधा सा एक सवाल है कि अगर ये जो लागत मूल्य माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है, उत्तर में जो आया, मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रदेश सरकार किसानों की समस्या को देखते हुए जो उनकी लागत बढ़ रही है, क्या इस पर केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजेगी कि ये अपर्याप्त है और इसको बढ़ाया जाए? ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है और आदरणीय हमारे मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की डेफिनेशन ये नहीं है कि कोई अपराध नहीं है। जीरो टॉलरेंस की डेफिनेशन ये है कि सरकार अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन आज जो मैंने 56 में मांग उठाई उसमें FIR नहीं हुआ और इस तरीके की बहुत सारी केसेस हैं जिसमें महिलाओं को रात रात भर थाने में बिठा के रखते हैं और उनकी कोई FIR नहीं लिखी जाती है, कोई मांग को नहीं सुना जाता है। उस पर सरकार कब मंथन करेगी और कब ऐसे लोगों के अगेंस्ट में एक्शन लिए जाएंगे? चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का लोगो लॉन्च कर दिया गया है। भारत में पहली बार ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाला है ये वर्ल्ड कप। हर 2 साल पर होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट का ये 7वां संस्करण है। टूर्नामेंट के 7वें संस्करण में कुल 16 टीम भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट में कुल 32 मैच खेले जाएंगे। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का फाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि सेमीफाइनल गोवा में होगा। अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम को ग्रुप ए में रखा गया है। जो भारत की टीम है उसे ग्रुप ए में रखा गया। ग्रुप ए में और कौन कौन सी टीमें हैं अब ये भी जान लीजिए। ग्रुप ए में मोरक्को है, ब्राजील है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारतीय टीम ग्रुप ए का हिस्सा है। ग्रुप स्टेज में 24 मैच खेले जाएंगे जो 18 अक्टूबर तक 3 राज्यों ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र में आयोजित किए जाएंगे। भारत अपने सभी मैच भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेलेगा। 17 वर्ल्ड कप का स्टेट लोगो लॉन्चिंग आज इस अवसर पे यहाँ पे हुआ। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर गोविंद गावड़े हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस इज एन गुड इवेंट। मुझे लगता है बहुत अच्छा इस इवेंट का लॉन्च हुआ है। फीफा अंडर कप 17 के ऑलमोस्ट 16 मैचेस जो गोवा में होने वाले हैं, इसका आज से फीफा वर्ल्ड कप का फीवर गोवा में स्टार्ट हुआ। वो आगे आने वाले इवेंट सभी बहुत अच्छे इवेंट रहेंगे, पूरे सभी लोग इन्वॉल्व रहेंगे। इससे मुझे लगता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल फॉर द टूरिस्ट ऑल्सो गोवा में आ जाएंगे। हम गोवा सरकार की तरफ से सभी डिपार्टमेंट इस ऑर्गेनाइजिंग में रहेंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सक्सेस यहाँ पे रहेगा। हुनर अगर अलहदा हो तो अपनी अलग छाप छोड़ जाता है। ऐसे ही हुनर से अपनी पहचान बनाई है झांसी की प्रीति अग्रवाल ने, जो माइक्रो पेंटिंग करती हैं और अपनी इस पेंटिंग के जरिए वो नए नए रिकॉर्ड गढ़ने की कोशिश में जुट गई हैं।
अपनी पेंटिंग्स को नया आयाम देने के लिए फिलहाल वो अध्यात्म से जुड़ी चीजों को पेंटिंग में उतार रही हैं। हालांकि उनकी बनाई पेंटिंग को आपको पढ़ने के लिए मैग्नीफाइड लेंस की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रीति ने चावल के दानों पर सुंदरकांड लिखा है। इसे लिखने में उन्हें 2 महीने का समय लगा। प्रीति को बेल के पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखने से आइडिया मिला और उन्होंने माइक्रो पेंटिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने इसे चावल के दाने पर लिखा। इसके बाद उन्होंने चावल के दानों पर ही हनुमान चालीसा भी लिख डाली, जिसे झांसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट भी किया गया। प्रीति अपना नाम इंडिया बुक में दर्ज करा चुकी हैं। हर साल मैं शिवरात्रि हुआ और अभी हमारे सावन का चल रहा है, तो लोग बाग बेलपत्री चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय कुछ भी लिख के। तो मेरा मन आया कि क्यों ना मैं चावल के दाने पे लिख के चढ़ाऊं, शिव जी को अर्पित करूं। तो धीरे धीरे करके ये मेरा शौक बन गया और ये लगभग मैंने सुंदरकांड 7547 चावल के दाने पे लिखा है। मैंने गायत्री मंत्र लिखा है 108 बार और रानी लक्ष्मी की कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, और ओम भूर्भुवः स्वः भी लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौजूदगी के बीच मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला फिर से अपनी नई पहचान बनाने में जुट गया है। यह पहचान उसके पारंपरिक हुनर से जुड़ी होगी, जिसे वुड वर्क के तौर पर जाना जाता है, और इसमें उसकी मदद करने वाला है प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत नामीबिया से 8 चीते लाकर यहां पार्क में छोड़े गए हैं। असल में श्योपुर की 500 साल पुरानी है ये काष्ठ कला, जिसे वुडवर्क कहा जाता है। इसको संरक्षित किए जाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। बदलते दौर में यह कला अपनी छाप नहीं छोड़ पाई और विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन अब जब हालात बदले हैं, चीतों का आगमन हुआ है, तो इस कला से जुड़े लोग नई उम्मीद देख रहे हैं इन चीतों के आने से। चीतों के आने से आने वाले समय में यह माना जा रहा है कि श्योपुर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि यहां के वुडवर्क आर्ट को नई पहचान मिलेगी, क्योंकि जब ज्यादा संख्या में लोग यहां पर आएंगे तो जाहिर सी बात है इनकी खरीदारी में भी इजाफा हो सकता है। सितंबर को आपको बता दें, श्योपुर आने पर पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र अपने भाषण में किया था और इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाने की अपील की थी। ऐसे में इस कला से जुड़े 400 परिवारों का भरोसा बढ़ा है। उनके दिन आने वाले वक्त में बदलेंगे, ये उन्हें विश्वास है। उपेक्षा और मार्केटिंग ना होने से यहां वुडवर्क आर्ट के जरिए रोजी रोटी चलाने वालों के सामने संकट खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे काम धंधे पकड़ लिए थे। लेकिन अब उम्मीद की नई किरण जागी है और इसकी वजह बना है प्रोजेक्ट चीता। सरकार का जो जेम GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, उस पर भी आपके उत्पादों के लिए सरस नाम से विशेष एक स्थान रखा गया। इसके माध्यम से आप अपने उत्पाद सीधे सरकार को, सरकारी विभागों को बेच सकते हैं। जैसे यहां श्योपुर में लकड़ी पर नक्काशी का इतना अच्छा काम होता है, इसकी देश में बहुत बड़ी डिमांड है। मेरा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक इसमें खुद को, अपने उत्पादों को ये जेम में रजिस्टर करवाइए। अभी हम देख रहे हैं कि 8-10 साल से मतलब हमारे काम पे एकदम मतलब जो है पिछड़ापन आ गया। उसमें क्या हुआ कि एक तो हमें मार्केट नहीं मिल रहा है, दूसरी बात ये है कि मतलब कहीं किसी भी तरीके का जो हमारे को पहले एग्जीबिशन वगैरह के बड़े बड़े प्रोग्राम मिला करते थे, वो भी अब नहीं मिलते हैं। और दूसरी बात क्या है कि लकड़ी भी थोड़ा हमें कम मिल पाती है, और ये जो चपड़ी और लाख जो आती है, ये काफ़ी महंगी होने की वजह से मतलब हमें इस काम में बड़ा मतलब एक तरीके से मतलब ये लेके चलो कि कुछ ही लोग इसमें अब काम कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं उत्सव की उमंग की, बात गरबा की। गुजरात एक बार फिर से तैयार हो रहा है नवरात्र में गरबा की धूम के लिए। यहां इस बार नवरात्र उत्सव के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कोविड के बाद मिली छूट का असर इस त्योहार के माहौल पर भी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि यहां के बाजारों में गरबा खेलने के लिए ड्रेसेस की डिमांड जोरदार तरीके से बढ़ी है। बाजार इन ड्रेसों से
सजे हुए हैं और लोगों को भी अपनी पसंद के मुताबिक ड्रेस लेने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि नवरात्र पर होने वाले गरबा को दुनिया में अलग पहचान मिली है। ये भले ही गुजरात का लोक नृत्य हो, लेकिन अब ये पूरे देश में डांडिया खेलकर मनाया जाता है। गरबा खेलने के लिए सूरत में निजी इंस्टीट्यूट के छात्रों ने ड्रेस का एक ऐसा कलेक्शन लॉन्च किया है जिसमें डिजाइनर एलिमेंट के साथ साथ नवरात्र के रंगों और कलाओं को भी देखा जा सकता है। इसमें अभी 36 खेलों को उकेरा गया है। तो 26 सितंबर से शुरू होने वाली नवरात्रि के लिए भक्तों का उत्साह दिखने लगा है। गुजरात में तो गरबा के लिए खास तैयारियां की ही जा रही है। बाजार सज चुके हैं। गरबा के लिए खास तौर पर ड्रेस वगैरह भी मिलने लगे हैं। लेकिन इस बार अहमदाबाद में एक पगड़ी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाली है। वैसे भी इस बार का गरबा गुजरात के लिए खास हो चला है। इसकी वजह है यहां होने वाले विधानसभा चुनाव। पगड़ी जिसे गुजराती में पाग भी कहा जाता है, ये अभी से चर्चा में आ गई है। इस पगड़ी की खासियत है इसका रंग, जो देश का रंग है। पगड़ी बनाने वाले अनुज मुदलियार का कहना है कि उन्होंने इसे आजादी के अमृत महोत्सव की सोच के तहत डिजाइन किया है। एक और बात है जो इसे दूसरी गुजराती पगड़ी से अलग करती है, वो ये कि इस पर तिरंगा और कमल दोनों है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की तस्वीरें भी इस पगड़ी पर देखी जा सकती। अनुज ने ऐसी नहीं, एक नहीं बल्कि 15,000 पगड़ियां तैयार की हैं। इसे बनाने में उन्हें 1 महीने का वक्त लगा है। और एक और दिलचस्प बात यहां आपको बताना जरूरी है कि गुजराती ड्रेस में भले ही गरबा होगा, लेकिन धुन पुष्पा मूवी के श्रीवल्ली की होगी। ये जो पगड़ी है इसका वजन 4 से 4.5 किलो है। मैं हर बार न्यू थीम पर न्यू पगड़ी लेके आता हूँ और इस बार भी मैं एक ऐसी पगड़ी लेके आया हूँ कि उसका नाम हैगा कमल तिरंगा पगड़ी है। ये तैयार हुई है, ऐसे तो अभी क्या है कि मतलब कुछ कॉस्ट नहीं निकाला है, बस अभी इसकी कीमत जो है 15,000 ऊपर है। जैसे ही पता चला है हमको कि इस बार नवरात्रि बहुत ही धामधूम से मनाई जाने वाली है, तो सब लोग जो 2 महीने 3 महीने पहले से तैयारी करते हैं, हम तो 4 महीने पहले से मतलब पहले तैयारी करते हैं। फिर जैसे पता चला कि भाई इस बार होने वाली है, तो सडनली हमने सोच लिया कि इस बार बहुत ही अच्छे से खेलेंगे गरबे हम। कोविड की वजह से लागू हुई पाबंदियों ने कई त्योहारों पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन अब 2 साल देश में पड़ने वाले हर त्योहार में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यही वजह है कि कोई भी त्योहार हो, मौका हो या तीर्थ स्थल, हर जगह नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कुछ ऐसी ही तैयारियां देश में दुर्गा पूजा की भी चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह चरम पर है। बिल्कुल, आपको बता दें कि दुर्गा पूजा को देखते हुए पूरे पश्चिम बंगाल में जहां कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ाई जा रही है। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की महिला स्क्वाड भी पुरुषों के साथ खास तौर पर ड्यूटी दे रही हैं। महिला शक्ति की इस मुस्तैदी की बदौलत बॉर्डर पार से तस्करी और हर खतरे से हिफाजत करने में जुटी है। दुर्गा पूजा के दौरान हाँ, कोई भी त्योहार आता है तो मन करता है, घर जाने का मन करता है, लेकिन सबसे बढ़ के है कि हम सीमा में तैनात हैं, बीएसएफ में तैनात हैं, तो हम अपना जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। और अगर हमारे देश की जो सीमा है सुरक्षित है, तो हमारा पूरा देश सुरक्षित है, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं। और हम जब घर जाते हैं तो छुट्टी के दौरान ही अपने परिवार के साथ में सारी खुशियां बांट लेते हैं, और हमारा होली दिवाली सब उसी दौरान हो जाता है, तो इतना महसूस नहीं होता है। अभी वेस्ट बंगाल एरिया है या अपना जो बांग्लादेश है, इसमें दुर्गा पूजा काफी जोर शोर से मनाते हैं। इसमें इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि इस समय मैक्सिमम ऐसा था कि हमारे जो साथी है, कुछ लोग छुट्टी जाते हैं या इस समय काफ़ी भीड़ भड़का होता है, जिसमें हम लोग को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस समय मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, तो हम लोग इस समय और अपनी जो हमारे जितने साथी रहते हैं, हम इस समय ड्यूटी और हार्ड करते हैं और स्ट्रिक कर देते हैं, जिसमें हम जो आते जाते रात को आके कोई गाड़ी हमको अपने बॉर्डर से जाते, बॉर्डर रोड जो अटैच है हमारे साथ के साथ, हम उसको रोक के वहाँ चेक करते हैं कि ये कोई हमारे मतलब यहाँ के जो परमानेंट लोग है वही है, हम उनकी आईडी चेक कर देंगे। आईडी चेक करने के बाद ही हम आगे अलाउ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब बात रेलवे को मिले गुड न्यूज की कर लेते हैं कि
किफायती एसी यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास का फॉर्मूला जो रेलवे ने खोजा था वो उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। इकोनॉमी एसी 3 कोच से रेलवे को शानदार 231 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये कमाई खालिस इकोनॉमी कोच की कमाई है, यानी इसमें एसी 3 टियर से यात्रा करने वाले मुसाफिर शिफ्ट नहीं हुए हैं। एसी 3 टियर में यात्रा करने वालों की संख्या नहीं घटी है। रेलवे की ये कमाई अगस्त 2021 से अगस्त 2022 के बीच की है। इसमें 21 लाख से ज्यादा लोगों ने इकोनॉमी एसी 3 में यात्रा की है। इसमें भी 2022 की अगर बात करें तो अप्रैल से अगस्त के बीच इकोनॉमी एसी 3 कोच में 15 लाख लोगों ने यात्रा की है, जिससे 177 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इस अवधि में 3 एसी श्रेणी का इस्तेमाल करने वाले करीब 7 करोड़ यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, जिससे रेलवे को 8,240 करोड़ रुपए मिले हैं।